नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज सबसे पहले बात करेंगे निकाय के नगाड़े की, जिसमें विपक्ष सुस्त नजर आ रहा है। फिर बात करेंगे अतीक के बेटों पर आई एक और आफत की, जिसमें एक एफआईआर उनके नाम की गई है। उसके बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खूनी नश्तर की, फिर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से जुड़ी एक और खबर की, और आखिर में चलेंगे भगवान बद्री विशाल के द्वार पर, जहां दर्शन को लालायत हैं बाबा के भक्त। तो शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। यूपी में निकाय का नगाड़ा बजने के बाद चुनावी शोर थमने में महज चंद दिन रह गए हैं। बीजेपी का चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर है। बीजेपी ने इस चुनावी लड़ में अपने हर योद्धा को उतार दिया है। क्या सीएम योगी, क्या डिप्टी सीएम, क्या मंत्री और क्या विधायक, हर छोटे से लेकर बड़ा नेता पार्टी के लिए वोटों को जुटाने के लिए जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहा है। हर गली मोहल्ले में बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष की जाए तो चुनावी कसरत की करें तो विपक्ष एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी सपा के मुखिया अखिलेश यादव जनता के बीच में जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, मगर बात बसपा सुप्रीमो की करें तो मायावती अभी चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर तक नहीं निकली हैं। खबरें ये तक हैं कि जिस बसपा की टिकट के लिए कभी दावेदारों की फौज हुआ करती थी, आज की बसपा में टिकट के लिए चेहरे तक नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका वाली कांग्रेस का भी बात कर लेते हैं। लगता है कि कांग्रेस का जोर भी कर्नाटक के चुनाव में प्रचार पर ज्यादा है, तभी तो निकाय में कांग्रेस कसरत में पसीना बहाने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी जीत को लेकर जरूरत से ज्यादा विश्वास में दिख रही है। अभी विश्वास या फिर अति आत्मविश्वास, ये तो जनता के वोट की ताकत ही बताएगी। मगर योगी हर जिले में जाकर खुद कमान अपने हाथों में संभाले हुए दिख रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए निकाय चुनाव हम लोगों के नजदीक आता जा रहा है, उसके बाद बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहा है। किस प्रकार की सरगर्मियां जमीन पर देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय कह सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर अब जब नामांकन की प्रक्रिया दोनों चरणों की पूरी हो चुकी है, अब सभी पार्टी और प्रत्याशियों का सिर्फ एक मकसद है, वो है कि जोर शोर के साथ में प्रचार प्रसार किया जाए, जनता के बीच में जाया जाए, अपनी बातें, अपने मुद्दे, अपने वादों को पहुंचाया जाए। और उसी को करती हुई कहीं ना कहीं पार्टियां नजर आ रही हैं। सबसे अधिक सक्रिय भारतीय जनता पार्टी है, और उसमें अगर आप देखें तो लगातार पूरा प्रदेश संगठन, सरकार के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अब नजर आ रहे हैं सड़कों पर, जनता के बीच में जाकर जिलों का दौरा कर रहे हैं। 3-3 जिले के दौरे रोज जो है उनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो आगरा, फिरोजाबाद, इन सभी जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रचार प्रसार किया। जनता के बीच में गए, सरकार ने किस तरीके से कार्य किए हैं, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से व्यवस्थाओं को बेहतर किया, इन सभी बातों को वो वहाँ पर गिनाते हुए नजर आए हैं। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। इसी तरीके से आप देखें तो अन्य नेता भी, पार्टी के जो हैं पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग जगहों पर जो है वो इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं। सब जगह पर जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों के साथ में संवाद कर रहे हैं। मकसद केवल एक है कि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बने, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें उसका फायदा साफ तौर पर मिल सके। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कैंपेनिंग जो है वो जारी है। विपक्ष पर साफ तौर पर वो हमला बोलते हुए नजर आए, किस तरीके से सरकार ने कार्य किए हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थितियां हुआ करती थी उनको उन्होंने गिनाया, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि पहले किस तरीके से स्थितियां थी, जो कार्य होते थे वो केवल कागजों पे हुआ करते थे, धरातल पर नहीं दिखा करते थे, जमीनी स्तर पर काम जो थे वो देखने को नहीं मिलते थे। आज के समय में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि लगातार काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बेहतर हुई हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो शहरों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, और लगातार सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है। और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके के कार्य किए जाएंगे। तो इस तरीके का साफ तौर पर प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए हैं। बिल्कुल प्रियम, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि राजनीति सरगर्मियां काफी तेज है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, और उनका कहना है कि हम जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, जनता का प्यार भरपूर हमको मिल रहा है। क्या ग्राउंड पर यह हकीकत देखी जा रही है कि जनता
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, एक परिवर्तन और एक बढ़िया कह सकते हैं माहौल तो वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है बीजेपी के पक्ष में। चूंकि आप देखें जिस तरीके से पूरी बीजेपी के संगठन की टीम जो है वो लगी हुई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम को लगाया गया है, मंत्रियों को लगाया गया है, हर जिले के लिए प्रभारी के तौर पर मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। वो वहाँ पर जिस तरीके से माहौल है उसको वो भावपूर्ण है, उसके हिसाब से तैयारी की जा रही। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं बीजेपी की जिस स्तर पर तैयारी है और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि बीजेपी को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब मतगणना होगी चुनावों की लेकर, तो रुझान जो होंगे, जो नतीजे होंगे वो उनके पक्ष में होंगे। और कहीं ना कहीं इसीलिए कह सकते हैं आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ और काफ़ी मजबूत इस समय नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशियों का, नेताओं का। दूसरी और अन्य विपक्षी दलों को अगर आप देखें तो बीएसपी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें मायावती कहीं पे कैंपेनिंग करते हुए नजर नहीं आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बड़े बेटों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह एफआईआर लखनऊ के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसमें उन पर अपहरण और रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ है। अतीक अहमद का एक बेटा मोहम्मद उमर इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की जेल में बंद है। अतीक के बेटों के साथ ही उसके करीबी आसाद कालिया, गनर एहताशाम करीम, मोहम्मद नुसरत और अजय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मोहम्मद मुस्लिम ने इस एफआईआर में इन सभी पर 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं देने का, अपहरण करने का, जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया है। हालांकि शिकायतकर्ता बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम भी अतीक गैंग का मेंबर है और उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों मोहम्मद मुस्लिम और अतीक के बेटे असद की बातचीत का ऑडियो सामने आया था, जिसमें वो अतीक के नाम पर उसे धमकी देते हुए सुनाई देता है। हमारे साथ इस खबर पर शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए अतीक के बेटों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, जांच की जा रही है, और क्या कुछ निकल कर आ रहा है उनके दोनों बेटों पर? देखिए, फिलहाल जिस शख्स ने ये एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज कराई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद पहले अतीक के साथ ही काम करता था, लेकिन कुछ संबंध खराब हुए और अब जिस तरह से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसमें अतीक अहमद के 2 बेटे जो फिलहाल जेल में है, एक लखनऊ की जेल में, एक प्रयागराज की जेल में, और कुछ अतीक के करीबियों को एफआईआर में नामजद किया गया है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि अतीक के ये लोग और उनका बेटा ने उनसे रंगदारी मांगी है, उनको डराया धमकाया, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो अतीक और अतीक के परिवार की मुश्किलें, हालांकि अतीक और अशरफ दोनों की हत्या हो चुकी है, पुलिस कस्टडी में इनकी हत्या हुई है, उसके बाद अब धीरे धीरे करीब ऐसे लोग भी सामने आने लगे जो कभी अतीक के करीबी रहा करते थे और अतीक के साथ ही काम किया करते थे, लेकिन अब अतीक के खिलाफ उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोला हुआ है और उसी कड़ी में कई एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। अब एक नई एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें अतीक अहमद के 2 बेटों को नामजद किया गया जो फिलहाल जेल में, और कुछ उनके करीबियों को नामजद किया गया। हालांकि इसमें अतीक की पत्नी को आरोपी नहीं बनाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि अतीक के परिवार के खिलाफ जो एक तरह से जो गोलबंदी है, घेराबंदी है, वो लगातार ना प्रशासनिक तौर पर जारी है, बल्कि ऐसे लोग जो अतीक के कभी करीबी हुआ करते थे वो भी अब अतीक के खिलाफ बाकायदा केस दर्ज करा रहे हैं और कहीं ना कहीं अतीक के परिवार की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल शोएब, देखा जाए इस प्रकार से बिल्डर ने एफआईआर दर्ज करवा दी उनके दोनों बेटों पर, लेकिन देखा जा रहा है साथ में जो लोग और भी इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी खतरे की घंटी अब दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। आपने उन लोगों से बात की तो क्या कुछ निकल कर आया जो लोग इसमें और आसपास के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है? देखिए, फिलहाल इसमें जो लोग आरोपी बनाए गए हैं कहीं ना कहीं वो पहले से पुलिस या एसटीएफ की रडार पे, इसमें से एक नाम जैसा कि अभी आप खुद भी बता रहे थे, आसाद कालिया, वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वो इनामी अपराधी था
उसके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले ही एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम ने उसको गिरफ्तार किया था करेली थाने की, और उसको जेल भेजा जाए। और जो नाम इसमें लिखाए गए वो कहीं ना कहीं अतीक के ऐसे करीबी हैं जो अतीक के घटनाक्रम के बाद से या तो फरार चल रहे हैं या पुलिस और एसटीएफ की रडार पर है। तो ऐसे में वो लोग सामने अभी फिलहाल नहीं आ रहे और शायद इसी का फायदा उठाते हुए बाकायदा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और उनमें उन लोगों को आरोपी बनाया गया, ऐसे शिकंजा कसने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दंतेवाड़ा जिले के अरणपुर में कल हुए नक्सली हमले में 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। सभी शहीद जवानों के शवों को आज पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे। सीएम बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैश भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि दी। वहीं इस हादसे में अब नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कैसे धमाका हुआ। तो देखिए आप तस्वीरों में लाइव वीडियो सामने आया है, जो घटना कल दंतेवाड़ा में हुई थी और जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर अफरा तफरी का माहौल और किस प्रकार से जो नुकसान हुआ गाड़ी थी, किस प्रकार से तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बम ब्लास्ट इतना तेज था कि वहां पर गड्ढा हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखाने अपने स्क्रीन पर, जिसमें इस धमाके में 11 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। आज सुबह सीएम बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार से मिले हैं, मुआवजे का ऐलान किया है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। सीएम भूपेश बघेल परिवारों से मिले, उनकी बातों को सुना। ये लाइव वीडियो हमारे पास आया है घटना का। ये तस्वीरें आप 4 देख सकते हैं। पहली तस्वीर में धमाका किस प्रकार से हुआ, आप कम्फोर्ट विंडो के जरिए दिखा रहे हैं। दूसरे में तबाही की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर, सीएम भूपेश बघेल आज सुबह पहुंचे और शहीदों को सलामी दी। और चौथी तस्वीर, नमन करते उन परिवारों को जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने परिवार के जन को इसमें खोया है। उन परिवारों से मिलते हुए और शहीदों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। ये नक्सली हमले की तस्वीरें हैं। धमाका हुआ किस प्रकार से, तबाही का उमंजर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। धमाका होने के बाद धुआं उठा और उसके बाद आज सलामी दी गई, जब उनके शहीदों के शवों के पास सीएम खुद गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके परिवारों से मिले, उनके परिवारों को नमन किया और बताया कि आगे चलकर उनकी वो और भी सहायता करेंगे। इस पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एक नया वीडियो सामने आया है, नया वीडियो आने के बाद बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, किस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या स्टेटमेंट इस नए वीडियो को लेकर? सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि नक्सलियों की जो नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत की गई है उसको हम कभी भी नहीं माफ करेंगे और हम लोग और कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर जो है प्रशासन के आला अधिकारियों का भी कहना है कि नक्सलियों को माफ करने लायक ये कायराना हरकत हम लोग बिल्कुल इनको माफ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विपक्ष भी काफी हमलावर हो चुका है सरकार के ऊपर, जिसे लेकर सरकार काफी गंभीर फैसले ले सकती है। किस प्रकार के सरकार फैसले ले सकती है मनोज, और क्या विपक्ष का आरोप है
राज्य सरकार पर? राज्य सरकार पर विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि नक्सलियों से इनकी पैठ है और चुनाव को देखते हुए स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी काफी हमलावर हो चुकी है राज्य सरकार के ऊपर और राज्य सरकार भी दबाव महसूस कर रही है नक्सलियों की इस कायराना हरकत को लेकर। इसलिए राज्य सरकार जो है अपने ऑपरेशन में तेजी लाने की बात यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीदों को और श्रद्धांजलि देने के बाद कंधा भी दिया और साथ ही साथ उसके बाद वो समीक्षा बैठक भी वहां पर लेंगे और निश्चित तौर पर अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई वाले मामले में न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को बताना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हुई कि नहीं। सीबीआई ने मुझे यानी सिसोदिया को षड्यंत्रकारी बताया है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या जांच पूरी हुई या नहीं। सीबीआई ने कहा कि पूरी हो गई है। सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई ने इसी मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते 25 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। ये पहली बार था जब किसी चार्जशीट में सिसोदिया को नामजद किया गया। कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 12 मई की तारीख तय की थी। हमारे साथ इस खबर पर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, 12 मई तक हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। जिस प्रकार से देखा जा रहा है और आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़ा ये मामला है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे आज पूर्व डिप्टी सीएम, बताया गया, और क्या कुछ फ्रेश अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया के आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मामले को लेकर आज पेशी हुई थी, जहां उनकी न्याय हिरासत जो है दोबारा से 12 मई कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो है अपनी उसको जो है ख़त्म कराना चाह रहे थे और जमानत याचिका पे भी जो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की जो तबीयत है वो ख़राब चल रही है, तो उसको देखते हुए उन्होंने याचिका डाली थी। लेकिन उनके वकील ने साफ तौर पर कहा, और जब सीबीआई की कोर्ट उसमें पेश किया गया तो उसने दलीलें दी, तो उनके वकील ने कहा कि आखिरकार कब तक ये सीबीआई जो है पूछताछ करेगी। उनसे 5-5 घंटे सीबीआई पूछताछ करती है, लेकिन उसके बाद में आज जो है मनीष सिसोदिया की जो न्याय हिरासत है वो दोबारा से बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, हिरासत को बाद बढ़ा दिया गया है। सीबीआई के वकील का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, बिल्कुल जब सीबीआई के वकील की बात की जाए तो सीबीआई के वकील का साफ तौर पे कहना है कि अभी मनीष सिसोदिया से और भी पूछताछ करनी है, काफ़ी सवाल सबूतों के तौर पे इनसे बातचीत करनी, और कहा है कि इस तरीके से जब मनीष सिसोदिया आज अपनी जमानत याचिका को देखते उन्होंने अपनी जमानत याचिका डाली थी, तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही हवाला दिया था कि मेरी पत्नी की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके देखभाल के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए जो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा। लेकिन सीबीआई के वकील की बात की जाए तो सीबीआई के वकील ने ये कहा है कि अभी मनीष सिसोदिया से और भी पूछताछ होनी है और उससे पूछताछ में काफ़ी जो है पहलू निकल के आएंगे और सबूत जो है काफ़ी मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कहा कि मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि वो मनीष सिसोदिया से 5-5 घंटे जो है पूछताछ कर रहे हैं। चाहे ईडी की बात की जाए तो ईडी भी मनीष सिसोदिया से 5-5 घंटे पूछताछ कर रही है और बाकी समय जो है मनीष सिसोदिया के साथ में उनको प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और उनके साथ में काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है, तो उसको देखते हुए आज याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके बाद 12 मई तक उनकी जो जमानत याचिका है वो बढ़ा दी गई है। नितिन, ये तो आपने बता दिया सीबीआई की तरफ से, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिसोदिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है? देखिए, बिल्कुल सिसोदिया की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया का साफ तौर पे यही कहना है कि उसके वकील की तरफ से यही कहना है कि उन्होंने जो याचिका डाली थी, पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की याचिका डाली थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी का हवाला दिया था। जिस तरीके वो बीमार थी, जब उनको जो है गिरफ्तार किया गया था मैंने सीबीआई ने तो सफगार शराब नीति घोटाले मामले में, तो उसमें जो है उन्होंने यही हवाला दिया था जाने से पहले कि मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनकी जो देखभाल करने का कोई नहीं है, मेरा एक बेटा एक बेटी है, तो उसको देखते उन्होंने अपनी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत की बात मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है पूरी तरीके से जमानत नहीं दी। लेकिन उसके बाद में उससे आज जब पेशी उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई, तो उसके बाद भी जो है उनकी जो जमानत याचिका है उसे 12 मई तक जो है खारिज कर दी गई और 12 मई तक उनको जो है अभी तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा।
साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है और समर्थक कुछ कह रहे हैं इस स्टेटमेंट पर? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के समर्थकों को कहना है कि हम लोगों को कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जो है जो जमा देगा उस पर जो है पूरी तरीके से अहम उतरेंगे, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट पे विश्वास करते हैं आम आदमी पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साफ तौर पर कह रहे थे कि उस तरीके से मनीष सिसोदिया आएंगे और जेल के ताले टूटेंगे, तो उस पर साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा था कि मनीष सिसोदिया के लिए काफ़ी दिन से वह मुसीबत जो बड़ी घड़ी थी वो बड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं और मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, झूठे आरोपों में फंसाया गया था। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे पास अब तक कोई भी सीबीआई हो या ईडी हो मुझसे 5-5 घंटे जो है पूछताछ करती है जेल के अंदर भी, लेकिन उसके बाद वो जो है पूरी तरीके से जो है खाली बैठे रहते हैं। उनको जो है खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही है, उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी। तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताज़ा अपडेट देने के लिए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के कपाट गुरुवार को पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा के बाद भगवान बद्री विशाल ने श्रद्धालुओं को मंदिर से दर्शन देना शुरू कर दिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के पावन मौके पर हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे। कपाट खोलने के दौरान श्रद्धालुओं ने जय जय बद्री विशाल के नारे लगाए। कपाट खोलने के दौरान पहुंचे तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट को गुरुवार की सुबह 7:10 पर खोला गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट को ब्रह्म बेला और शुभ मुहूर्त में मुख्य पुजारी ने खोला। इसके लिए प्रक्रिया सुबह 4 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र नारायण नारायण हरि हरि के नारों से गूंजामाइन हो गया। गुरुवार को कपाट खोलने के साथ ही हजारों श्रद्धालु ने अखंड ज्योति और भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। और इस पर खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालु काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कपाट खोलने के लिए और बारी बारी से श्रद्धालु जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और क्या अद्भुत नजारा है बद्रीनाथ धाम का। बिल्कुल, इस समय कह सकते हैं कि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है उसकी विधिवत शुरुआत यहाँ पर होगी। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद अब उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है वो उसमें इस समय चरम पर नजर आ रही है। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के समय हजारों जो श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे वो कपाट खुलने के साक्षी वहाँ पर बने। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। कि दीक्षा में ये कपाट को वहाँ पर विधि विधान और धाम के जो रावल थे उनकी तरफ से विधि विधान के साथ खोले गए। सभी श्रद्धालुओं को धाम में दर्शन हो सके उसके लिए मंदिर समिति जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम यहाँ पर किया गया। कोशिश यही है कि भीड़ से ज्यादा लोगों को एडवाइजरी वहाँ पर दी जा रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना एकत्रित हो, तभी लोगों को यात्रा में उनके दर्शन धाम के दर्शन हो पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि जो दिशा निर्देश वहाँ पर दिए जा रहे हैं चाहे जिला प्रशासन को या मंदिर समिति को, उन दिशा निर्देशों का वहाँ पर पालन करना जरूरी होगा ताकि उनकी यात्रा सुगम वहाँ पर बन सके। लेकिन जिस संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो संख्या कोई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसे में उस भीड़ को नियंत्रित कर पाना मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए इस समय चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरे बद्रीनाथ धाम को 4 जोन में बांटने का काम किया गया है। यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको दर्शन करने के लिए किस लाइन में उन्हें जाना है, किस लाइन से वापस आएंगे, उन सब चीजों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन जिस रूप में श्रद्धालु वहाँ पर अपनी बारी के इंतजार करने के बजाय वहाँ पर बेसब्र होकर अपने दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन सब व्यवस्थाओं का टूटना वहाँ पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। तो कोशिश यही है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कि मंदिर समिति के साथ समन्वय बनाकर सभी श्रद्धालुओं के दर्शन आसानी से वहाँ पर सुगमता के साथ किए जा सकें। जी अभय, बिल्कुल। और पहली पूजा पीएम मोदी के नाम पर वहां पर पूजा की गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो श्रद्धालु दर्शन कर आ रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कुछ कहना उनका?
जी बिल्कुल, धाम के कपाट खुलने के साथ ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वहां पर की गई, ताकि देश के सभी राज्यों में खुशहाली और समृद्धि यहाँ पर आ सके। कोशिश यही है सरकार की और रेलवे प्रशासन की कि विकास के कार्यों की रफ्तार तेज हो सके। इसके अलावा जो श्रद्धालु वहां पर धाम से दर्शन करके लौट रहे हैं, वो सीधे तौर पर इस समय खुशमय माहौल में वहां पर नजर आ रहे हैं, भक्तिमय माहौल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जिस प्रकार से इस समय बर्फबारी वहां पर हुई है और सुमेरु और पर्वत के तौर पर जिस प्रकार से वहां पर बर्फबारियां इस समय हो रही है, तो सीधे तौर पर श्रद्धालु वहां पर प्रकृति के जो सौंदर्य है उनका भी नजारा वहां पर ले रहे हैं और एक साथ उन्हें कई चीजों के वहां पर आभास हो रहे हैं। एक तो दिव्य अलौकिक धाम में उन्हें भगवान बद्रीनारायण के दर्शन वहां पर हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का वो आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो यात्रा है वो यात्रा और सफल और सुगम होती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।